नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री जी का जन संवाद यात्रा शुरू हुआ है और ये अलग अलग ज़िलों में जाएगा। तो ये जन संवाद यात्रा अब ये लगातार चलेगा? हाँ, देखिए, मैंने कल से जो यात्रा शुरू की है, कल 4 गांव में जाना हुआ मेरा। आज भी 6 गांव हैं जिनके अंदर जाना होगा और वहाँ जनता के साथ बैठ करके वहाँ की समस्याएं, वहाँ की जो हमारे गांव में काम हमने किए हैं उसकी उपलब्धियां, सब पर चर्चा होती है। लोगों के अच्छे सुझाव भी आते हैं, तो जनता के साथ सीधा संपर्क होने के बाद हमको भी क्या आगे करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, उसकी दिशा स्पष्ट होती है। इस यात्रा में लग रहा है भगवान का भी आशीर्वाद खूब ले रहे हैं आप। मैं आपका शेड्यूल देख रहा था, कोई ऐसा गांव नहीं छोड़ रहे जहां पर माथा नहीं टेक रहे हो किसी मंदिर में। तो सब भगवान से भी कुछ मतलब थोड़ा अगर लाइटर मूड में कहूं तो भगवान भरोसे भी है यात्रा? नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए, गांव के लोगों की एक श्रद्धा होती है और वो आस्था रहती है। उस आस्था के कारण से गांव के लोगों की जहां आस्था, वहां स्वाभाविक है हम भी अपनी आस्था पूर्वक वहाँ जाएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। और हर गांव की अपनी कहानी है। हर गांव में किसी न किसी संत महापुरुष, कोई ना कोई ऐसे देवी देवताओं के जो मंदिर बने हैं उस गांव के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत से गांव के उदाहरण आपको मिलेंगे कि जो उनकी याद में ये समाधियाँ बनी हैं, कहीं आश्रम बने हैं। तो उस नाते से उसका उपयोग जैसे गांव के लोग करते हैं वैसे ही हमारी श्रद्धा भी बननी चाहिए। चलिए, तो ये मुख्यमंत्री जी पहुंच गए आज के इस सफर में पहले गांव में और ये मंदिर है। तो देखते हैं, दिन भर हम साथ रहेंगे और एक मकसद है कि जो जन समस्याएं हैं उनको भी सुना जाए। तो ज़रा देखिए, मुख्यमंत्री जी हैं इधर अभी। राजादान विद्रातेन तोम प्रतिवदनामि रक्षन्तु मातरं मातरः माता कक्षर पिता क्षतेति स्फुरदेवता ते कंठे च मुक्तावली गोपित्रे परे विजय श्री विजय गोपाल चूड़ामणि श्री विजय गोपाल चूड़ामणि। गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा वहानी दानी सर्मुख आज गणेश, 5 देव रक्षा करे गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश। मंदिर में पूजा पाठ के बाद एक परिक्रमा की रिचुअल है। तो अब परिक्रमा यानी कि पूरे अनुष्ठान है वो हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये जो जनसंपर्क या जन संवाद यात्रा है, ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। और चूँकि 2024 भी बहुत करीब है, तो एक कनेक्ट भी बनाने की कोशिश हो रही है। तो चलिए, हम लगातार हैं इस सफ़र में और जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि लोगों की समस्याओं से रूबरू होया जाए और उनकी क्या समस्याएं हैं और उसका निदान क्या हो सकता है। और 2024 के हिसाब से ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है। तो आइए हम इस सफ़र में लगातार साथ हैं। तो ये हम पहले गांव में थे और एक मंदिर में आशीर्वाद लिया है मुख्यमंत्री जी ने। तो अब इसके बाद फिर दूसरे गांव में ये कार्यक्रम चलता रहेगा लगातार। ये इस प्रकार से है कि गांव में वहाँ जो भी कार्यक्रम गांव के लोगों ने बनाए हैं उसके हिसाब से ये 6 या 7 कार्यक्रम दिन भर के हैं। रात्रि का मेरा तो शाम में विश्राम है। ठीक है, तो फिर अगले गांव में भी हम लोग चलेंगे और यहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और सर
हमारे एक बड़े तो एक तरफ से ये भी सर आप ग्रहण करें सभी मुख्यमंत्री जी के साथ हम इस सफ़र में हैं और जो हरियाणा की जो सबसे बड़ी समस्या है अभी वो है मौसम की वजह से बहुत फसलों को नुकसान हुआ है। और जब ये जन संवाद यात्रा में हैं तो एक जगह रुके और मुआयना कर रहे हैं किसानों को का जीवन कितना मुश्किल होता है। इन विजुअल्स को देख करके पूरी की पूरी खेत गेहूं की फसल थी वो बर्बाद हो चुकी है। और इस वक्त हम मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं किसानों का बड़ा नुकसान, और कृषि मंत्री हैं और मुख्यमंत्री ये दोनों हैं। आप भी हैं और कृषि मंत्री भी हैं, और हरियाणा जो है कृषि प्रधान राज्य है। अधिकांश लोगों का जीवन यापन इसी पर चलता है। और ये देखिए मतलब मौसम की मार। देखिए, है तो ये बड़ा एक प्राकृतिक एक तौर पर आया हुआ संकट है, लेकिन जब भी कोई इस प्रकार का किसान के साथ अन्याय होता है तो सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी होती है। हमें ध्यान में है कि 2015 में भी इसी प्रकार की वर्षा, ओले ये सब आए थे और हमने तुरंत वो सारा जो समाधान निकाल करके उनकी गिरदावरी कराना और ठीक 2 महीने के अंदर अंदर उनको मुआवजा देना, ये हमने मई में करके दिखाया था। जबकि पिछली सरकारों में टोटल 10 साल का मुआवजा 1200 करोड़ रुपया था, हमारा अकेले 2015 का इतना ही मुआवजा था। हम किसान के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, चाहे उनकी एमएसपी हो, चाहे उनका विविधीकरण के नाते से फसलों का जो और फसलें उगाते हैं उनकी बिक्री की बात हो, भावांतर भरपाई की बात हो, और कोई नुकसान हो जाए मुआवजा देना तो उस समय स्पेशल गिरदावरी कराना। इस बार तो किसान को ही कहा है कि आप अपना नुकसान जो है एक बार हमें बता दो, तो वो किसान बताता है। फिर हमारे पटवारी हैं, हमारे तहसीलदार हैं, वो उसकी स्पेशल गिरदावरी करते हैं और उसके बाद उनका मुआवजा तय करके जिन्होंने इंश्योरेंस करा रखा है वो तो इंश्योरेंस कंपनियां पैसा देंगी, और जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं कराया है उसमें भी हम 15,000 रुपये एकड़ के हिसाब से हमने तय किया हुआ है। इनको सबको मुआवजा मई के महीने में देंगे। जब भी कोई नई तकनीक आती है मुख्यमंत्री, जैसे गिरदावरी, ठीक है कि आपको अपने फसल का नुकसान खुद ही अपलोड करना है, लेकिन कई लोगों को इसमें परेशानी आ रही है। वो शिकायतें आपके पास भी पहुंच रही होंगे, ऑपोजिशन के लोग भी उठा रहे हैं। थोड़ा इसमें जब हम बताते हैं तो उसका ध्यान हमारे किसान भाई रखते नहीं हैं। हमने कहा कि जब भी फसल की बुआई करें उसी समय मेरी फसल मेरा ब्यौरा में उसको दर्ज करना चाहिए। बहुत किसान ऐसा सोचते हैं शायद हमने मंडी में बेचना नहीं है इसलिए क्यों उसकी दर्ज करना है। अब दर्ज करते समय उनको ये ध्यान में नहीं रहता कि कल के इसका नुकसान हो जाएगा तो हमको इसका कंपनसेशन लेना है। तो ये सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से करने के लिए हमने किसानों को पहले भी समझाया है, अभी भी हम कह रहे हैं कि बुआई करते ही फसल की एक प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। बल्कि अगले वर्ष में तो हम सब खेत चाहे बुआई की है या नहीं की है, क्योंकि खेत को खाली छोड़ने के लिए भी हम उनको कुछ ना कुछ कंपनसेट करते हैं। इसलिए पूरी फसल का, पूरे अपने ज़मीन का वो साल में 2 बार अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। अभी जो कठिनाई आ रही है उसके लिए निर्देश दे दिए हैं डिप्टी कमिश्नर को कि ऐसे गाँव में जहाँ जहाँ मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है तुरंत उन गाँव को यानी खोल दें उस पोर्टल को, मेरी फसल मेरा ब्यौरा में दर्ज कर लें और उसके बाद क्षतिपूर्ति में भी दर्ज करें तो उनको पूरा मुआवजा मिलेगा। इत्तेफाक है कि कृषि मंत्री भी इस दौरे में आपके साथ हैं। मंत्री जी अच्छा, ये किसान क्षतिपूर्ति जो खराबे वाला पोर्टल बना उसमें दर्ज कर दिया, ये करेंगे जी आप उसमें कर दो, उस पर सब अपना दर्ज करो और कितनी फसल नुकसान हुई है आप जो दर्ज करेंगे फिर उसका पटवारी और तहसीलदार उसका मुआयना करेंगे और उसकी गिरदावरी करा के फिर आपको मुआवजा मिलेगा। सारा क्या लगता है कि कितना दाना निकल आएगा इसमें से? कुछ नहीं दिख रहा, आप देख लो। ये तो देखे, लेकिन बाकी जो और देख रहे हैं कुछ ये भी है, ऐसा भी है नहीं, कुछ ऐसा भी है खराब भी हो गया, काला भी है, लेकिन कुछ अभी ठीक भी है। कटाई कैसे कराओगे इसकी? क्योंकि मशीन से तो कटाई होगी नहीं, मशीन ने करी कंपेन करे तो चलेगी नहीं क्योंकि लेट गए हैं। तो हाथ से कटाने के लिए भी अपने जो मजदूर हैं या अपने घर के लोग हैं उनको सबको तैयार करके जैसे ये पक जाती है तो उसके बाद कटाई का भी प्रबंध करो, जितना निकल सके वो तो निकालो। ठीक है ना। कई किसान ये कहते हैं कि जैसे होता है कि हम क्लेम कर रहे हैं, कुछ कहते हैं कि हमारा 25% नुकसान सरकार दे रही है, मेरा 80% हो गया, कोई कहता है 100%। ऐसा है, ये क्लेम करने को कुछ भी किया जाए, वास्तविकता होती है और सब तरह के नुकसान होते हैं। किसी का 25 भी रह जाता है, किसी का 35 भी होता है, किसी का 50 भी होता है, किसी का 75 भी होता है, किसी का 100% भी होता है।
लेकिन मुआवजा एक जैसा सबको नहीं दिया जा सकता। मुआवजा तो जितने लेवल का जिस क्वांटम में नुकसान हुआ है उसकी दरें तय हैं। तो जो दरें तय हैं वो केवल किसान तो बताता, अपने तरीके से बताता ही है। स्वाभाविक है, किसान क्लेमेंट है तो वो बताएगा जो अपने मर्जी से बताएगा, लेकिन उसका जो गिरदावरी है वो हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से की जाती है। और अब तो हमने सैटेलाइट के माध्यम से भी, ड्रोन्स के माध्यम से भी सारे एरिया का जहाँ जहाँ उसका करवा सकते हैं वेरिफिकेशन वो सब करवाते हैं और जो उचित मुआवजा वो हम देंगे। कृषि मंत्री भी हैं साथ में, गेहूं की खरीद भी शुरू हो गई, दूसरी तरफ फसल की मार भी है। हाँ, मंडियाँ हमने चला दी हैं। किसान भाइयों से प्रार्थना है कि सूखा करके सरसों और गेहूं दोनों लेके आए ताकि मंडी में कोई आपको दिक्कत ना आए। जल्दी से जल्दी आपकी खरीद करेंगे और तुरंत आपकी पेमेंट करेंगे, यही हमारा लक्ष्य है। कई जगह शिकायत ये भी आती है कि पेमेंट कुछ पुराने पेमेंट है वो बकाया है। नहीं, मंडी की कोई पेमेंट बकाया नहीं है, बल्कि 72 घंटे में पेमेंट हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश है और हम तो ब्याज भी देते हैं इससे ज़्यादा लेट हो जाए तो किसान को। चलिए, इस सफर में हम लगातार साथ हैं और आपको दिखाएंगे कि एक मुख्यमंत्री जब आम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं तो कैसे कैसे समस्याएं उनके सामने आ रही हैं। इस सफर में लगातार हम उनके साथ हैं, बने रहिए। एक जगह मुख्यमंत्री जी रुके हैं और ये मंडी है, प्लेटफार्म है, सब यार्ड है, प्लेटफार्म को ये है जन संवाद यात्रा, जहाँ पर तो ये ऐसे ही रुक जाते हैं आप जगह जगह। मैंने देखा एक जगह कहीं ध्यान, कोई हमको विषय ध्यान में आया, कोई कठिनाई है, जैसे मुझे रास्ते में किसी ने बताया कि यहाँ मंडी का एक ये जो सेंटर है बना हुआ, क्या इसको बोलते हैं, सब यार्ड, तो इसका एरिया कम है, फसल ज़्यादा आती है। तो जब ज़्यादा आती है तो हमने तो इसको फसल थोड़ा सा और एरिया बढ़ाना है। जमीन पंचायत की है, पंचायत रेजोल्यूशन देगी, मार्केटिंग बोर्ड को देंगे, वो इस प्रकार का फर्श और बना देंगे। जब मुख्यमंत्री निकलते हो इलाके में तो ये एक फायदा होता है, ऑन स्पॉट जो है वो कई बार कई फैसले हो जाते हैं। लेके आए हैं मेरे भारत माता की। धनाना गांव के सभी नागरिकों से, सारे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, हमारी माताएं बहनें भी है बैठी हैं, हमारे संत जनों का भी आशीर्वाद मिल रहा है हमको। आज आपसे कुछ बातचीत करने के लिए मैं आया हूं और मेरे साथ हमारे कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी भी हैं, हमारे विधायक, आपके अपने विधायक, लगातार आप लोग इनको स्नेह प्रेम प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। विशंबर वाल्मीकि जी, क्योंकि फसल खराब हो गई है, बिछ गई है, सरसों भी खराब हुई है, हम उनको कुछ राहत देंगे तो उनको भी ठीक लगेगा। आखिर गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी शुरू हो गई है, जल्दी हो जाएगी पूरी। फिर उन सबको अपना अपना खराबा बताना है, वो भी बताएंगे, गिरदावरी भी होगी, जो जायज होगा वो उनको मिलेगा। मई के महीने में जरूर मिल जाएगा। वो पुराना जमाना खत्म हो गया कि जब सालों साल कोई पूछता नहीं था। धरती की शान तू है, भारत की संतान, तेरा क्या है, मुट्ठियों में बंद तूफान है, यानी हमारी मुट्ठियों में तूफान बंद है, इतनी ताकत है, मनुष्य तू बड़ा महान है, ये गीत है। तो महानता में कमी नहीं है भारत देश के लोगों में, अपने आप की पहचान करनी है। मोदी जी ने पहचान करवाई है। और फिर कितनी ही ऐसी नई योजनाएं, स्कीमें सेंटर में मोदी जी ने बनाई, हमने पिछले 8 साल में स्टेट में बनाई। कोई भी चीज मिलेगी सबसे पहले गरीब को मिलेगी, उसके घर में जाके मिलेगी, उसके घर में जाके मिलेगी। अब कोई परिवार घर ऐसा नहीं है जिसके घर के अंदर रसोई में गैस का सिलेंडर ना हो। कोई बहन अगर ऐसी है जिसके घर में गैस का सिलेंडर नहीं है तो अभी बताओ, 24 घंटे में आपके घर में गैस का सिलेंडर पहुंच जाएगा। हमने एक योजना शुरू की, आयुष्मान भारत। गरीब आदमी का इलाज पर खर्चा बहुत होता है, 5 लाख रुपया हर गरीब परिवार को उसका फायदा होना चाहिए, उसका बीमा कराओ। ठीक है या गलत है? खुश हो? देख लो। और ये जो लगे फिर है कि भी हाँ ना ये तो ये करो वो करो, बार बार है। अच्छा, क्यों कहते हैं वो भी ज्यादा पैसे बढ़ाओ, उसकी टेंडरिंग में छूट ज्यादा दो, देख लो।
कि वो कमीशन के चक्कर में अपनी लिमिट बढ़ाना चाहते हैं। आप सब इस पर कायम रहोगे तो जो काम मैं आपको लिस्ट दे के जाऊंगा, उस लिस्ट में जो पंचायत के खाते में से वो अपने आप करो, जो पंचायत के खाते में से नहीं होंगे वो सरकार करवाएगी, कोई काम बाकी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तीनों सरपंच जो है इस काम के लिए। ये है इस गली की फोटो। अच्छा, ये है ये गली। अच्छा, एक ये अच्छा, हाँ, और ये जो खंबा लग रहा है ना, ये खंबा बीच में आ रहा है, कैसा खड्डा और कितने नाली थे, एकदम कीचड़। हमने तुरंत ठीक करो इसको। अच्छा, एक बार जरा गली का भी शॉट दिखा दिए। तो ये आपके पास सिर्फ फोटो के माध्यम से बात आई। अच्छा, हमने कहा इसको ठीक करो। तो कितना वक्त लगा? 2 महीने। अच्छा, 2 महीने की आज ये स्थिति है इस गली की। तो ये लगातार ये जो सफर है इसमें हम ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे और एक्शन मोड में है मुख्यमंत्री जी। 2024 भी बहुत करीब है और देखते चलिए, आज पूरे दिन सफर में है और ये गली एक फोटो उन तक पहुंची है और उसके बाद ये गली यहाँ बन गई है। ये खिलाड़ी है, क्या जीता आपने? मैंने कॉमनवेल्थ गोल्ड जीत के आई नीतू जी, होनहार बेटी है। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप है। चलिए, मुख्यमंत्री जी के साथ हैं इस सफर में और एक अच्छा कार्यक्रम जरूर मैं कहूँगा, क्योंकि अगर राज्य के मुखिया लोगों के बीच पहुंच करके उनके दुख दर्द को समझते हैं और असली में समस्या क्या है जब लोग बताते हैं, तो राज्य के मुखिया को कई मायनों में सहूलियत भी होती है योजनाओं को बनाने में। और ये भी कि कई बार ये कहा जाता है कि सरकारी योजनाएं होती तो अच्छी हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे कितना हो पाता है ये बड़ा चैलेंजिंग होता है और वो देखना राज्य के मुखिया का काम है, यानी मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री जी हैं, हम लगातार सुबह से इस सफर में हैं। ये कई बार चैलेंजिंग हो जाता है, इतनी तरह की समस्याएं आती हैं। शशि जी देखिए, हर व्यक्ति के, परिवार के, गांव की अपनी अपनी एक समस्या भी होती है, अपनी अपनी उनकी इच्छाएं भी होती हैं। हमारा काम है टोटल मिला के पब्लिक का जो हित है, पब्लिक का जो वेलफेयर है, उसको कैसे साधना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत कामों की सबकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, लेकिन सामाजिक काम, गांव के काम, सांझले काम जिसको मैं कहता हूँ, वो पूरा करना आसान होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं, पानी की बात है, कहीं खेती में अभी जो आजकल नुकसान हुआ है उसके मुआवजे की बात है। अभी जो सारे विषय उठाते हैं वो सारे हमारे एजेंडे में हम पूरा कर रहे हैं। कोई तुरंत होगा, कोई 2 महीने बाद होगा, कोई 6 महीने बाद होगा, ये सब होंगे। हमने बड़े जो काम किए हैं वो जनता में व्यवस्था परिवर्तन के काम किए, जिसका लाभ मैं प्रत्यक्ष जाके पूछ रहा हूँ, तो लोगों को बहुत बड़ा लाभ है। मुझे इस बात का संतोष है। एक अभी जो आपके इसके पहले गांव में एक जो आप जनसंवाद कर रहे थे, उसमें एक मसला आ गया कि रेलवे की ने जमीन अक्वायर किया तो उसका मुआवजा कम मिला। आप बड़ा कड़क अंदाज में बोल रहे थे, डर नहीं लगता है कि ज्यादा कड़क होने पे कुछ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जो आपके मित्र हैं इस पार या उस पार वो उसका लाभ उठा लेंगे? ऐसा है, मैं गांव का आदमी हूँ, ये भी सब गांव के आदमी हैं, हमें मालूम है हम जो कह रहे हैं वो ऐसा कोई विषय नहीं कहते जिसके गांव के आदमी को नाराज हो। व्यक्ति को समझा करके बात की जाए तो नाराज नहीं होता। बिना समझाए आपने अपने कड़क अंदाज में सामने वाले को गुस्से में कुछ बोल दिया, उसको धमका दिया, उसकी बात नहीं सुनी, तब नाराज होता है। यदि सामने वाले ने कोई बात पूछी है और आपने उतने ही विश्वास के साथ, उतने कड़क अंदाज के साथ अपनी बात का जवाब दिया, सामने वाला खुश होता है कि देखिए जिन्होंने बड़ी मजबूती से अपनी बात कही है। तो हम अपनी बात जो है सत्य बात कहते हैं, मजबूती से कहते हैं। कहीं कोई काम होने वाला तो उसको तुरंत हाँ करते हैं, हाँ होने वाला नहीं होता तो हम फटाक मना भी करते हैं और लोग समझते हैं भाई इसने कहा जो ठीक कहा। एक परिवार पहचान पत्र, जब भी मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ और आज भी जब आपका जनसंवाद चल रहा था गांव में, तो आपने एक जो बुजुर्ग महिला थी उनको कहा कि जाकर के लेकर के आओ परिवार पहचान पत्र। वो नहीं कटा, उम्र में भी वो दिख रही थी कि वो क्वालिफाइड हैं, मतलब जो उनका दिखावा था, पहनावा था या जो उम्र थी। तो इस तरह की मुश्किलें आ रही हैं पूरे स्टेट में, ये आपके पास भी फीडबैक है? देखिए, पहले कोई एक समय था कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, चाहे व्यक्ति जो अपनी सुविधा ले रहा है वो डिजर्व करता है या नहीं करता है। जिसका थोड़ा पहचान थी, जिसका थोड़ा दबाव था या कोई प्रभावित आदमी को कर लेता था, वो जाकर के योजना ले आता था। उसकी कोई आर्थिक अपनी स्थिति हो, कोई उसका लेवल हो, सब लोग अपने तरीके से करते थे। गरीब आदमी को कोई आवाज़ सुनता नहीं था।
और जब गरीब की सुनता नहीं था तो सबसे पीड़ा का विषय ये था कि ये बेचारा क्या करेगा। हमने एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम में डिजर्विंग को सब चीज़ मिलेगी, जो डिजर्व नहीं करता है उसको हम कहेंगे कि आपको ये नहीं मिल सकती है। ये साहस करने का काम भी और कोई नहीं कर सका, ये हमने किया है। हमने जहाँ 12.5 लाख राशन कार्ड बनाए हैं वहाँ 8 लाख राशन कार्ड वो काटे भी हैं, और उन लोगों से पूछा है कि जिसके पास पैसा ठीक है, जो इनकम टैक्स पे करता है, जो सरकारी नौकरी करता है, तो इस प्रकार के लोगों के राशन कार्ड कटने चाहिए कि नहीं कटने चाहिए। सब गांव के लोग कहते हैं हाँ कटने चाहिए, गरीब को मिलना चाहिए। हाँ, इस सारी प्रोसेस में जब अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम बनाया गया, हमने 72 लाख परिवारों के और परिवार पहचान पत्र बनाए हैं, जिसमें से लगभग 34 लाख परिवार ऐसे हैं, आधे के लगभग, जो डिजर्व करते हैं कि उनको सहायता मिलनी चाहिए। इतने बड़े सिस्टम में गलतियां भी रह सकती हैं, जो गलतियां रहती हैं उन गलतियों को ठीक करने के लिए हम 1 महीने के अंदर अंदर सारी गलतियां ठीक करते हैं। जब हमने दिसंबर में लागू की ये सारी चीज़ें, तो जनवरी के अंदर हमारे पास बहुत शिकायतें आई। हमने कहा फरवरी मार्च में इसको ठीक करेंगे। जितनी शिकायतें थी मैं समझता हूँ 80 से 90% सब ठीक हो गई हैं। एक 5-10% आज भी इक्का दुक्का मिलते हैं। अब इतने सैकड़ों लोगों में सिर्फ एक महिला ने कहा कि हाँ मेरा राशन कार्ड कटा है, मेरी ओल्ड एज पेंशन कटी है। कहीं ना कहीं गलती रही होगी, या तो गलती से उसकी इनकम ज़्यादा दिखा दी गई है, या उसकी इनकम हो सकता है इस प्रकार की हो, क्योंकि परिवार की इनकम को एक स्पष्ट रूप से बताने में भी लोग संकोच करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, जो आदमी गरीब है उसका लाभ दिलाना चाहिए, चाहे स्वयं कोई मांगे या गांव के दूसरे लोग भी सहायता करें कि भाई ये आदमी कमज़ोर हैं, इनको सहायता मिलनी चाहिए। ये एक भावना लोगों में पैदा हो रही है कि गरीब को मिले, और जो साधन संपन्न है, जो ठीक ठाक है, उसके अगर नहीं भी मिलेगी तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। ऐसी ठीक करने के लिए हम तुरंत आदेश देते हैं कि आज इसका पहचान पत्र लो, कल तक इसको ठीक करके बताओ। आप आज दूसरा दिन है, आप घूम रहे हैं, पहला दिन एक हुआ, दूसरा दिन है, आस्ते आस्ते ये और रवा होगा। आपकी सभाओं में जहाँ जनसंवाद करेंगे तो आपको भी इस बात का एहसास होगा कि पहले दिन जो भीड़ थी दूसरे दिन बढ़ गई है, तीसरे दिन और बढ़ेगी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है कि गांव में मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो सीधे उनके पास समस्याएं रखी जाए। पिछले गांव में एक नौकरी को लेकर के नौजवान 1-2 कह रहे थे कि वो वैकेंसी नहीं आई तो ये वैकेंसी नहीं आई, ये एक बड़ा मसला है। और आपको पता है कि अभी हिंदुस्तान नौजवानों का हिंदुस्तान हो गया, हरियाणा में भी उनकी तादाद बढ़ी है, ये एक बड़ा मसला है। देखिए, जैसे मैंने स्पष्ट कहा था वहाँ भी कि हर नौजवान को सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती, सरकारी नौकरी बहुत कम होती है। हमारे अगर प्रदेश में 4 लाख नए लोग जिनको काम की तलाश होती है वो हर साल बढ़ते हैं, आते हैं, क्योंकि जन्म दर जैसी है, जन्म की दर लगभग 18 वर्ष की आयु को पार करने वाले ये लोग हैं। आधे उसमें से ऐसे होते हैं जुट जाते हैं, चाहे व्यापार करने वाले लोग, उद्योग वाले लोग, या अपना कोई इंडस्ट्री छोटी बड़ी चलाते हैं और उसमें कोई दुकान करते हैं, या जिसी प्रकार के खेती करने वाले भी हैं, ऐसे प्रोफेशनल कामों में जुड़ते हैं। बाकी सब लोगों को अपनी योग्यता के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से अवसर उपलब्ध कराना पड़ता है। सरकारी नौकरी मात्र 20,000 ही नौकरी साल की होती है, इससे ज़्यादा होती नहीं है। लेकिन बाकी लोगों को प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी मिले, वो स्वयं नए रोजगार खड़े करें। स्टार्टअप की नई नई पॉलिसीज आ रही हैं कि खुद काम करते हैं, उनको साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, बैंकों से लोन दिलाए जाते हैं, सरकार भी उनकी मदद करती है, स्किलिंग करा करके, और उनका लेवल ऊंचा किया जाता है कि अपना छोटा बड़ा काम कर सके। हमने मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना, इस योजना वो हम कर रहे हैं। हमने HKRN के माध्यम से जो आउटसोर्सिंग की नौकरियां हैं वो देनी शुरू की हैं। उसके साथ प्राइवेट उद्योग को भी जोड़ रहे हैं, ताकि हमारे HKRN डाटा जो है, उस डाटा में से अगर प्राइवेट भी कोई उसमें नौकरी के लिए लेना चाहता वो ले सकते हैं। ऐसे सब काम किए हैं। लेकिन इच्छाएं तो इच्छाएं हैं, हर कोई कहता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, इसलिए ये एडवर्टाइजमेंट नहीं निकली है, वो नहीं निकली है। सरकार में जो आवश्यकता होती है वो एडवर्टाइजमेंट निकलती है। और अब तो हम CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से ग्रुप C की लगभग 35,000 नौकरियां देने जा रहे हैं। ग्रुप D का भी हम एग्जाम लेने जा रहे हैं, उसमें से भी लगभग 15 से 20,000 नौकरी मिलेंगी। तो ये नौकरियां सरकारी जो है मेरिट पर मिलेंगी, मेरिट के अलावा किसी को नहीं मिलेंगी। और ये लोग बड़ा संतोष व्यक्त करते हैं, सब कहते हैं कि जिसको मिली है मेरिट से मिली है। ये जो नौकरियों का जिक्र कर रहे हैं आप CET का, ये 35,000, 15,000 या 20,000, ये कब तक उम्मीद है कि एडवर्टीजमेंट आ जाएगा या प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? ग्रुप C का CET का एग्जाम हो चुका है, उसमें 2 एग्जाम होने हैं। पहला एग्जाम हुआ है जिसमें लगभग 3.5 लाख लोगों ने पास किया है, क्वालिफाई किया है। उसके बाद उनमें से नौकरियों के हिसाब से 4 टाइम्स, यानी 35,000 नौकरियां हैं तो 1,40,000 जो मेरिटोरियस हैं उनका दोबारा से एक एग्जाम होगा। वो
पोस्ट के हिसाब से होगा। हर एक पोस्ट में जो क्वालिफिकेशन होती है उसके हिसाब से, कहीं उसमें इंजीनियरिंग के भी हैं, कहीं उसमें बाकी भी प्रकार की जो विधाएं होती हैं उस टाइप की नौकरियां होती हैं जिसमें छोटा मोटा अलग अलग क्वालिफिकेशन भी होती है। ऐसे ग्रुप्स बना करके लगभग 50 ग्रुप्स में ये सारी 35,000 नौकरियों के लिए छोटे छोटे ग्रुप की और एग्ज़ाम द्वारा होंगे, और मुझे लगता है ये हम मई के महीने में शुरू करेंगे। मई जून जुलाई के अंदर ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी। ये जो आपका 1-1.5 दिन हो चुका है, तो मुख्य तौर पे क्या समस्याएं आ रही हैं जब आप ग्राउंड पे जा रहे हैं? लोग क्या दर्द लेकर के आ रहे हैं आपके पास? देखिए, समस्याओं में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर खास करके पानी की समस्या ज़्यादा है, पानी की निकासी की समस्या ज़्यादा है। मुख्य रूप से ये चीज़ें हैं। इरिगेशन का पानी कम मिलता है, वो हमको भी मालूम है कि जितना पानी हमारे पास है उतना ही हम दे पाएंगे। हाँ, हम उनको जब समझाते हैं नई नई विधियाँ कि हमने माइक्रो इरिगेशन के जो काम शुरू किए हैं उससे पानी की खपत कम होगी, इसी प्रकार से पानी की रिसाइकलिंग करके उसको रीयूज़ करना, ये भी हम लोगों को बताते हैं, तब उनको लगता है कि ये काम भी ठीक हो रहा है। ज़मीन के अंदर पानी जो दोहन ज़्यादा कर लिया, लेवल बहुत कम हो गया, रिचार्जिंग के लिए कि वर्षा का पानी रिचार्ज करके ज़मीन के अंदर डाला जाए, ये भी लोगों को समझ में आता है। तो बहुत ऐसे विषय हैं जो लोगों को ध्यान में आते हैं। लेकिन धान की बुआई में पानी ज़्यादा खर्च होता है, ये हम अपील करते हैं सबको कि धान की बुआई कम करें, क्योंकि 3 एकड़ पानी जो है वो धान की सिंचाई वाला माइक्रो इरिगेशन करेंगे तो 10 एकड़ में वो पर्याप्त होगा। इसलिए पानी की बचत करना, पानी का प्रबंधन ठीक करना, ये हम कर रहे हैं। लोग संतुष्ट हैं इससे। एक सरपंचों का मसला बहुत जबरदस्त है। पिछली जनसभा में जो आपका जनसंवाद था उसमें मैंने देखा कुछ सरपंच भी बैठे हुए हैं। अब आपके ही पॉलिटिकल पार्टी जो मतलब सरकार में जो अलाइन है जेजेपी, उनके जो दूसरे लोग हैं, हालांकि मंत्री जी तो आपके सुर में सुर ही मिला रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, वो लिमिट बढ़ा दीजिए, 20 लाख कर दीजिए। तो जब आप जा रहे हैं और सरपंचों से जब आपकी सीधे मुलाकात हो रही है तो क्या फीडबैक है? आप तो सुने ही हैं सबको, सरपंचों को। सरपंच स्वयं कहते हैं कि आपका स्टेप बहुत अच्छा है, आपने जो लिमिट में रखी है ई टेंडरिंग की राशि जो कोटेशन से करा सकते हैं, बाकी ई टेंडरिंग का विषय सबको पसंद आता है। केवल जिन लोगों को उसमें से कमीशन खानी होती है, जिन लोगों को उसमें से भ्रष्टाचार करना होता है, ऐसे ही सरपंच जो हैं वो उसका आग्रह करते हैं ताकि उसमें से उनकी मर्जी से पैसा खर्च होगा तो अपने तरीके से वो उसको खर्च करेंगे। इसलिए ये एक पारदर्शी तरीका है। लगभग 6200 में से 5600 सरपंचों ने अपने काम कराने शुरू कर दिए हैं। एक 500-600 सरपंच ऐसे हैं, वो भी जल्दी उस लाइन पर आ जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपको लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड इशू है? ये क्योंकि बहुत पुराना चला आ रहा है, आदतें पड़ी हुई हैं, उन आदतों को रोकना, ये हर आदमी रोकने की साहस भी नहीं कर सकता है। हमने वो साहस किया है और हमने कहा है कि भ्रष्टाचार जो है उसको नहीं पनपने देंगे। भ्रष्टाचार के नाते से जिनको आदतें पुरानी पड़ी हैं, वो कांग्रेस के टाइम की भी पड़ी हैं, तो हम उसको ठीक कर रहे हैं और उसमें मुझे लगता है कोई ऐसी कठिनाई नहीं आएगी, सब उसमें साथ आ जाएंगे हमारे। मतलब कोई रोल बैक नहीं है? 2 लाख से 5 लाख कर दिया लेकिन 20 लाख नहीं होगा? नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई कारण नहीं, कोई रोल बैक नहीं है। तो आगे की जो बातचीत है इस गांव के बाद हम करेंगे। और ये देखिए फूलों की वर्षा हो रही है गाड़ी पर, और इस गांव में मुख्यमंत्री जी का कई सारे कार्यक्रम है। ये देख रहे हैं, ये जो मैंने आपसे सवाल किया, अब ये कह रहे हैं कि क्वालिफाई करा दो, मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए इधर फूल की वर्षा भी हो रही है और स्वागत भी हो रहा है मुख्यमंत्री जी का। तो ये खट्टे मीठे अनुभव मतलब होते रहते, कहीं फूल की वर्षा, कहीं कह रहे हैं सीईटी क्वालिफाई करा दो। देखिए ये सारे अनुभव है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। उस सोच में हर कोई, कुछ लोग होते हैं जो कुल मिलाकर के व्यवस्था के साथ सोचते हैं, कुछ लोग अपने अपने को सामने रख के सोचते हैं, तो सबकी सोच रहती है। हम कहते हैं जिसमें सबका ज़्यादा भला हो, उसके नाते से ही काम आगे बढ़ने चाहिए। अब किसी को लगता है कि मेरा नाम रह गया, सीईटी क्वालिफाई करेंगे तो मेरा नाम जुड़ जाएगा, अंतर इतना ही है। हम कहते हैं सीईटी में भी जो अपर 4 टाइम्स हैं उनको एग्जाम लेकर के उसमें से नौकरी देंगे। 1:4 अपने आप में टैलेंट जो आना होता है आ जाता है, उससे नीचे का व्यक्ति उसमें ऊपर वाले 1 में पहुंच जाएगा, ऐसा संभावना नहीं होती है। चलिए आगे की जो बातचीत है, कुछ पॉलिटिकल मसले हैं उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस गांव के बाद। और इस गांव में देखिए जनसंवाद जो यात्रा है, जो कार्यक्रम है इस गांव में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ढोल नगाड़ों और फूलों के साथ मुख्यमंत्री जी का यहाँ स्वागत हो रहा है और चारों तरफ बहुत भीड़ है। तो इसके बाद
इस गांव में भी एक जन संवाद का कार्यक्रम था और सिर्फ जन संवाद नहीं है, कई घरों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कहीं चाय का कार्यक्रम है, कहीं अभी रास्ते में एक जगह मृत्यु हो गई थी तो वहाँ दाह संस्कार हो रहा था। मुख्यमंत्री जी ने गाड़ी रोक करके वो खुद वहाँ गए और श्रद्धांजलि अर्पित किया। तो ये सब तो दौर चल रहा है सर, लेकिन अब आप जब ये कर रहे हैं तो वो जो मेरी एक लाइन है बेइंतहा इश्क, वो दूसरे जो खेमे हैं उसमें बहुत खलबली है। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी तो पोर्टल वाले मुख्यमंत्री जी थे, अब जब पोर्टल फेल हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट कनेक्शन ट्रांसफार्मर में तार जोड़ना पड़ रहा है। ये पोर्टल वोटल सब वाईफाई से फेल हो गया तो मुख्यमंत्री जी को समझ में आया, अब वो कह रहे हैं कि लोगों से मिलो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। देखिए, जो पोर्टल चलाए गए हैं उससे कितना लाभ हुआ कितना नहीं हुआ है, उनकी परेशानी ये बढ़ गई थी और उस परेशानी बढ़ने के कारण से उन्होंने कटाक्ष करने शुरू किए कि ये पोर्टल से होगा, वो पोर्टल से होगा, वो पोर्टल से होगा। अगर ये पोर्टल ना होता तो ये ऑनलाइन जितनी सर्विसेज हैं हम नहीं दे पाते। अगर ये पोर्टल नहीं होता तो हमने 365 सर्विसेज जो आज सिस्टम से यानी ऑटो अपील सिस्टम से जोड़ी, राइट टू सर्विस कमीशन के माध्यम से जो हम सेवाएं तय करते हैं, राइट टू सर्विस जो एक्ट है, उस एक्ट में हर किसी को निश्चित समय पर नौकरी यानी उनके काम होने चाहिए। लेकिन जब नहीं होते हैं तो पहले लोग धक्के खाते रहते थे, उनको पता नहीं था इसके बाद कहाँ जाएं। अब ऑटोमेटिकली अपील होती है फर्स्ट अपीलेंट, फिर ऑटोमेटिक अपील सेकंड अपीलेंट पर होती है। 7 लाख ऐसी कंप्लेंट्स का हल इस पोर्टल के माध्यम से निकला, वरना वो 7 लाख लोगों के काम अगर रुकते तो ये सब दफ्तरों के चक्कर काट रहे होते। आज हमारे दफ्तरों में जितने भी, चाहे जिले के हैं, चाहे ब्लॉक के हैं, चाहे सब डिवीजन के हैं, इवन प्रदेश के भी, वहाँ संख्या कम आ रही है। क्यों आ रही है? लोगों को पता है कि हमने अपनी बात जो इस पोर्टल के माध्यम से पहुंचा देनी है। सारे सिस्टम बन गए हैं। अभी हमने सीएम विंडो के नाते से लगभग 10 लाख कंप्लेंट्स का एक एक्शन टेकन, ये सारा कंप्लीट हो गया है। अगर ये 10 लाख लोगों का नहीं होता तो आप हिसाब लगाइए कि हर साल 1.25 लाख लोग चंडीगढ़ के चक्कर काट रहे होते। तो हमने तो लोगों को सुविधाएं दी हैं। अब इन सुविधाओं का लाभ कितना हुआ है, उन पोर्टल्स का आखिर लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी लेने के लिए हमको जनता में एक बार तो जाना ही पड़ेगा। अब हम जनता में गए, सब लोगों ने कहा कि हाँ, राशन कार्ड इतने बन गए, बहुत अच्छा हो गया, नौकरियां इतनी लगी हैं, ट्रांसफर ऑनलाइन हो गए हैं और अब मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के नाते से इतने लोगों को रोजगार मिल गया है, इतने लोगों की ओल्ड एज पेंशन बन गई है। आखिर इनके समय में क्या होता था सिवाय लोगों को चक्कर कटाने के, और कुछ ये करते नहीं थे। हमने कहा कि नहीं, अपने काम को परिवार खुद करे। वो उस काम को करते, उसकी कोई बाधा आती है, उसको मुश्किल खड़ी होती है, सरकार का काम है उसके घर में जा करके उसकी समस्या का हल करना। घर में जाने के लिए उसका और हमारा जो लिंक ये पोर्टल्स के माध्यम से बना है। आज 3.25 करोड़ जनता ये हमारे साथ जुड़ी हुई है इन्हीं पोर्टल्स के माध्यम से। हमको किसी के पास जाना होता तो केवल उसका हालचाल पूछने जाते हैं, उसको हमारे पास तकलीफ लेके आने की आवश्यकता नहीं है। पोर्टल के माध्यम से चाहे वो फसल बेचने के लिए, चाहे डायरेक्ट ट्रांसफर उसको जो पैसा किया जाता है वो उसके माध्यम से किया जाता है। 55,000 करोड़ रुपया हम किसानों के खातों में इस पोर्टल के माध्यम से ही ट्रांसफर कर सके हैं। तो इसलिए काम को करने की जो गति बनी है वो केवल इन पोर्टल्स के माध्यम से ही बनी है। तो मतलब इस जन संवाद यात्रा को अगर मुझे 2 लाइन में डिफाइन करना हो आपके इस सफर में साथ रहने के बाद, तो उसमें कैसे करूं? मैंने बताया कि जनता को कैसे उनका हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़े, उनके जीवन में सुख कैसे आए, इसका एक हम सिस्टम खड़ा कर रहे हैं और उसको नाप रहे हैं। हमने पहले इंडस्ट्री को उसकी गति अच्छी बने, उसको कठिनाइयां दूर हों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये शुरू किया। हमारी स्टेट पूरे देश में 3रे स्थान पर आकर खड़ी हुई। पहले 2 स्थान पर, ठीक है, तेलंगाना, आंध्रा आईटी के नाते से वो हमारे से आगे थे, आईटी का प्रयोग भी वो ज़्यादा करते थे। और अब जब नया रिजल्ट आएगा हो सकता है मुझसे भी आगे निकल जाएं। उसके बाद अब हमने ईज ऑफ लिविंग इस पर काम करना शुरू किया है। रहन सहन में लोगों को कैसे आसानी हो, रोज रोज की डे टू डे की प्रॉब्लम्स को कैसे समाप्त कर सके, इस काम को हम कर रहे हैं। तो ये जो प्रोग्राम हमारा लगातार चलता रहेगा। लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़े, हम आगे चल करके एक सिस्टम निकालने वाले हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स को भी समय समय पर उसको मूल्यांकन किया जाए, उसका मेजरमेंट किया जाए। अभी तक तो इंडेक्स लो करते हैं, प्राइस इंडेक्स, लोग कहते हैं ये जो शेयर मार्केट का इंडेक्स, कोई महंगाई का इंडेक्स, कोई किसी चीज़ का इंडेक्स, ये इंडेक्स अब हैप्पीनेस इंडेक्स में बदल करके उसका मेजरमेंट करेंगे और लोगों को हम सुख पहुंचाएंगे। ऑपोजिशन या जो पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं, कई लोग इस तरह का कयास लगा रहे हैं, संभावना है, राजनीति संभावनाओं का ही
खेल है कि लोकसभा और विधानसभा एक साथ चुनाव ये दोनों हो सकते हैं, और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ये एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये काम हमारा नहीं है, ये काम केंद्र सरकार के कानून से बंधा हुआ है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के माध्यम से। प्रधानमंत्री जी ने एक इच्छा जताई थी कि अगर सब पार्टियां उसमें सहमत हो जाएं, सहयोग करें, तो हमें देश में एक ही समय में चुनाव सारे कराने चाहिए। क्योंकि चुनाव का एक ऐसा अवसर होता है, इसमें बहुत व्यवधान आते हैं काम में, आचार संहिता लग जाती है, लोग अपने अपने पार्टी के हिसाब से वो व्यस्त हो जाते हैं, अधिकारी भी व्यस्त होते हैं, चुनाव के साथ विकास का भी कम ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अगर एक निश्चित समय सब इकाइयों के चुनाव हों तो सरकार का, प्रशासन का समय बचता है, पैसा बचता है, पॉलिटिकल पार्टियों को भी सुविधा हो जाएगी। एक अच्छा मूव है, लेकिन इसको पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में अगर चुनाव करने के लिए सब राजी होते हैं तब होगा। हाँ, क्योंकि हमारा चुनाव और केंद्र सरकार के चुनाव में, यानी लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में मात्र 5 महीने का अंतर है। इस 5 महीने के अंतर को उस समय जब मौका आएगा, उस समय सब पार्टियों से भी फीडबैक मिल जाएगा, सबकी इच्छा क्या है, चुनाव आयोग की इच्छा क्या है, केंद्र सरकार क्या हमको संकेत करती है, जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। हम चुनाव के लिए तैयार हैं, चाहे कभी भी चुनाव हो जाए। लोकसभा का चुनाव मई में है, हमारा चुनाव अक्टूबर में है। मतलब चूंकि जो आपने बात कही ना कि नेशनल लोकसभा और विधानसभा, तो वो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन हरियाणा में चूंकि बहुत कम फासला है, 3 महीने 4 महीने, एक चुनाव कीजिए फिर दूसरा चुनाव कीजिए, तो दोनों हो सकता है। ये मुख्यमंत्री जी मतलब इससे आप इनकार करते हैं, एकदम संभव नहीं है या संभव है? ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, ये चीजें संभव भी हैं। हम अपनी इच्छा को आज कोई ऐसा व्यक्त करने का अवसर भी नहीं है। ये अभी तो 1 साल से ऊपर समय लोकसभा के चुनाव का भी बाकी है। ये चीजें मौके पर निर्णय करने का विषय आएगा, रणनीति के विषय होते हैं, कैसा बनता है, पार्टी भी विचार करेगी और हम फीडबैक भी कुल मिला के चुनाव आयोग से भी हम सलाह करेंगे, मशवरा करेंगे और जनता का फीडबैक भी हमको मिलेगा। उस समय जैसी परिस्थिति होगी वैसा करेंगे। आज ना ना में है ना में है, मतलब संभावना हो सकती है, हो सकती है, वो उस वक्त देखा जाएगा। एक नगर निगम चुनाव गुड़गांव, मानेसर, फरीदाबाद, उसको लेकर के ओपोनेंट्स बड़े हमलावर रहते हैं कि सरकार वो चुनाव नहीं करवा रही है या जानबूझ करके ऐसी पेचीदगी आ जाती हैं कि वो डिले हो रहा है। कहते हैं कि बीजेपी कंफर्टेबल नहीं है, जो अपोजिशन के लोग हैं वो कहते हैं इसलिए उसको डिले कर रही है। उसके बारे में क्या है वस्तुस्थिति? हम लगातार रिफॉर्म्स ला रहे हैं। उन रिफॉर्म्स के कारण से अगर हमारी बात सीधी सीधी लागू की जाए तो हम तुरंत चुनाव करा सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग उन्हीं कारणों को लेकर के कोई कोर्ट में चला जाता है, किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन उठा देते हैं। जैसे हमने चाहे हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल हो चाहे अर्बन हो, कितने बदलाव किए हैं। हमने पहले अर्बन लोकल बॉडीज में डायरेक्ट चुनाव चेयरमैन का या चेयरमैन प्रेसिडेंट का किया, ये पहली बार हरियाणा में हमने किया, कोई हिम्मत नहीं कर सका। हमने पंचायतों में 50% भागीदारी महिलाओं की, ये हम ही कर सके हैं। पढ़ी लिखी पंचायतें होनी चाहिए, ये हमने किया, हमने ही किया। ये पिछले 8 साल में जो कुछ किया वो बता रहा हूँ। अब हमने BCA का रिजर्वेशन ग्रामीण क्षेत्र में किया, उसके अंदर भी लोग चुन करके भी आए हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे चेयरमैन पंचायत समिति, जिला परिषद चेयरमैन हो, या पार्षदों के अंदर भी, पंचों के अंदर भी ये रिजर्वेशन लागू किया है। अब उसी प्रकार का विषय अब चूंकि वहाँ किया है, तो हम पहले अर्बन लोकल बॉडीज में हमने किया हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आ गया कि ट्रिपल टेस्ट जब तक उसका आप उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते हैं तब तक आप चुनाव ना कराएं। मध्य प्रदेश के केस में उन्होंने इसका निर्णय भी दिया था। ट्रिपल टेस्ट का काम अब तकरीबन पूरा होने वाला है। उसके अंदर इकाई में, यानी एक प्रकार से जो रिजर्वेशन है, हर एक इकाई का अलग रिजर्वेशन उसका होगा, उसकी आबादी को देख करके, और उसमें एक्ट में भी हमको संशोधन करना होगा। तो ऐसे 2-3 प्रकार के जो मूव हैं वो हम चल रहे हैं। वार्डबंदी फिर से नई सिरे से हो रही है। जैसे ही काम कंप्लीट होगा तुरंत उसका चुनाव हम कराएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक रणदीप सुरजेवाला ने कल ट्वीट किया, हालांकि आपने कुछ न्यायालय को लेकर के कह दिया था, जिस पर रणदीप सुरजेवाला ऑपोजिशन के लोग हैं, मौका देखते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कोर्ट्स का सम्मान करता हूं। मैंने तुरंत वहां ये भी कहा कि फैसला तो जो कोर्ट करता है वही होता है, और उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। आखिर एक जुडिशरी का, एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेचर का एक तालमेल रख करके चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जनता के हित के लिए काम करते हैं, चाहे न्यायालय हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, सब जनता हित में काम करती हैं। वो कोई एक प्रश्न था जिसमें डिले बहुत ज़्यादा हो गया, एक परीक्षा हो गई, उस परीक्षा के बाद परिणाम भी निकाल दिया, निकालने के बाद स्टे लगा, तो वो एक अस्वाभाविक सी टिप्पणी
मुझे भी लगता है कि वो टिप्पणी नहीं होनी चाहिए थी, और मैं उसके कारण से अगर किसी जज विशेष के पास भी कोई बात पहुंची होगी तो मैं उसके लिए उन शब्दों को वापस भी लेता हूं। लेकिन मेरा भाव ये था कि ये बहुत डिले हुआ, इस डिले के कारण से हज़ारों लोग सिलेक्शन होने के बाद और उनको जो है अपना जो ट्रेनिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा है। रोज़ाना हमसे पूछते हैं, कल भी एक जनसंवाद में वही सब लोग आए हुए थे जिनका 3000 लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई, 2000 को बाकी नहीं मिली। वो एक अस्वाभाविक सी टिप्पणी निकली है, तो उसके लिए मुझे खेद भी है। एक आखिरी सवाल, आप अब भवानी खेड़ा पहुंच चुके हैं। आईएनएलडी में प्रदेश अध्यक्ष हैं या यदा कदा लोग कहते हैं कि बीजेपी को अगर उनको सबक सिखाना है, सत्ता से हटाना है, तो हम किसी भी पार्टी बीजेपी और जेजेपी को छोड़ करके गठबंधन करने को तैयार हैं। अब छोड़ करके तो उसमें कांग्रेस भी शामिल है। ये एक अब चूंकि 1 साल रह गया तो ये सब पॉलिटिकल माहौल बनेगा, उसके बारे में क्या आप सोचते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में पार्टियां अपने अपने तरीके से काम करती हैं। चुनाव के नज़दीक ये सारी चर्चाएं चला करती हैं, और उन चर्चाओं के समय में जो कुछ फाइनल रिजल्ट निकलते हैं वो जो चुनाव का समय नज़दीक आता है उस समय सब होता है। बहुत चीज़ें ऐसी भी होती हैं चुनाव के समय, ऊपर कुछ होता है, अंदर कुछ होता है। इसलिए रणनीति के विषय होते हैं, आपस में मिल बैठ करके अगर कोई बात करनी होगी तब करेंगे। कौन किसके साथ जाएगा, कौन किस साथ नहीं आएगा, ये आने वाला समय ही जो है वो बताएगा। जहाँ तक सरकार का सवाल है, हमारी गठबंधन की सरकार बहुत अच्छी सुचारू ढंग से चल रही है, कहीं इसमें कोई कठिनाई समस्या नहीं। तो ये भवानी खेड़ा पहुंच गए हैं, और कुल मिलाकर करके एक क्या भाव है, और जो एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, जो एक कोर्ट को जज को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, उस पर भी हमने बातचीत की है। पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा और क्या इस यात्रा को 2024 से जोड़ करके देखा जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हो सकता है हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ हो सकते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं चूंकि इन दोनों चुनावों में फासला महज 4-5 महीनों का ही है, इसलिए न हाँ कहेंगे और न कहेंगे, यानी संभावनाएं बनी हुई हैं। और राजनीतिक हलकों में इसको लेकर के बहुत जबरदस्त चर्चा है कि मुख्यमंत्री जी की ये जो यात्रा है, इसे आप 2024 के चुनावों को देखकर या उसको नजर में रखकर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, और लगातार देखते रहिए जनता टीवी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। और फिलहाल मुख्यमंत्री जी का ये जन संवाद यात्रा है वो अभी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।